हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी जिसमें हम क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी अर्थ इन सोलर सिस्टम। देखो, मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि यहाँ पर एक ना फ़ोटो दे रखी है। इस फोटो में देखिए क्या है। डिटेल में यहाँ पर तो नहीं, मगर फिर भी एक ये दे रखा है कि किस तरह से सोलर सिस्टम में बाकी अलग अलग जो जितने ग्रह है वो किस तरह से प्लानेट है, किस तरह से वो मूव करती है ऑर्बिट पे अपना, वहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये जो है यहाँ पर ये सन है। ओके फाइन। और यहाँ पर ये जो है इधर से एरो लगा करके यहाँ लगाया हुआ है, ये बुध ग्रह है जिसे मरकरी बोला जाता है। इधर यहाँ पर शुक्र है जिसे वेनस बोला जाता है। और यहाँ पर पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह है, मार्स। फिर इधर देखिए शनि है, यहाँ पर ये बृहस्पति है, ये नेपच्यून है, और इधर ये वेरेनस है। ये सब जो है सारे का सारे ग्रह को दिखाया गया है, प्लैनेट्स को दिखाया गया है। तो ये जितने प्लैनेट्स हैं ना, ये सभी अपना, ये जो आपको एक लाइन दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो ऐसे से एक लाइन रिंग टाइप के दिखाई दे रही है। ये लाइन जो है एक ऑर्बिट है, यानी एक कक्षा है। जिस ऑर्बिट पर ये जितने प्लैनेट्स हैं ना, वो सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट पे ऐसे मूव करती है पूरे ऐसे। ये सूरज है, सूरज के अराउंड इस तरह से पूरे का पूरे मूव करते रहती है। तो हम इसी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, मगर ज़्यादातर इस चैप्टर में हम पृथ्वी को फोकस देते हुए पढ़ने के और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक लाइन करके, और समझने का प्रयास करेंगे। ओके फाइन, चलिए। तो मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, एडजस्ट करने के बाद फिर मैं शुरू करूँगा। ओके, लेट्स कम। इधर देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त को बोला जाता है जब सूरज डूबने लगता है। देखिए, दो चीज़ होता है, एक सनसेट होता है और दूसरा जो है सनराइज़ होता है। सनसेट बोला जाता है जब सूरज छिपने लगता है, यानी डूबने लगता है, और जब सूरज उगने लगती है उसको सनराइज़ बोला जाता है। फाइन। तो कहता है कि कितना अच्छा लगता है जब सूरज डूबने लगता है, यानी सूर्यास्त होने लगता है। एकदम से सचमुच में हम जब सुबह शाम के टाइम में देखते हैं तो पूरा क्या कहता है कि लाइट इतनी अच्छी सी दिखती है कि पूरा चमकदार रोशनदार हमें आसमान दिखने लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। देखिए, जो आसमान में इस तरह से ना चमकता हुआ कुछ बिंदु दिखाई देता है, जिसे हम स्टार्स बोलते हैं। ये एक दो दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक। इतने सारे स्टार्स धीरे धीरे जैसे सामने होती जाती है, स्टार्स इतने सारे दिखने लगती है कि हम उसका काउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे, उसका काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए। हीरे यानी डायमंड को बोला जाता है। जिस तरह से हम कहीं पर हीरे देखते हैं ना बहुत सारा एक साथ में, उसी तरह से लगता है कि आसमान में एकदम हीरा जो है अरेंज किया हुआ है, सजाया हुआ है। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की, एक सेकेंड इसको फिर ऊपर कर लेता हूँ मैं, कुछ की टिमटिमाहट, उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, ठीक। कुछ तारा स्टार्स ऐसा होता है, यानी ऊपर में आसमान में पाए जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें से कई सारे टिमटिमाते हैं। टिमटिमाने में भी डिफरेंट टाइप से टिमटिमाते हैं, अलग अलग तरह के। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के सामने चमकते हैं। आगे देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। देखिए, आसमान में जितने भी, आकाश में हम जब आसमान को देखते हैं ना, ऊपर में जितने भी चमकती हुई तारे या फिर जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, उसके साथ आप चंद्रमा को भी देखते हैं, बिल्कुल देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, जब हम चंद्रमा को देखते हैं ना, तो कभी कभी देखना इस तरह इतने आकार को दिखाई पड़ती है, और फिर कभी कभी देखेंगे तो हम लोग पूरा का पूरा लगभग जो है अर्धगोला इस तरह से दिखाई पड़ती है, ठीक है। और कभी कभी हम लोग देखेंगे तो फिर इसकी संख्या कुछ इस तरह से हो जाती है। फिर कभी कभी जब देखेंगे हम लोग तो ये पूरा मुकम्मल चांद बन जाता है, तो इसकी आकार बदल जाती है।
और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि इसकी स्थितियाँ भी बदल जाती है। यानी क्या, अगर आप 8 बजे के टाइम पर देखोगे कभी वो बिल्कुल सा ऊपर में दिखाई देता है, सीधे हम लोगों के सीधे ऊपर, यानी आसमान का सीधे बीच में। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है तो इसकी संख्या धीरे धीरे जो है ना, मतलब इसकी जो पोजीशन जो है, स्थितियाँ जो है वो नीचे थोड़ी सी झुकते हुए दिखाई देती है, यानी उसकी पोजीशन थोड़ी सी ईस्ट की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। देखिए पूर्णिमा किसको कहा जाता है, जब चंद्रमा पूरा हो जाता है ना तो उस रात को पूर्णिमा कहा जाता है। फाइन, देखो हम इसको अलग से थोड़ी सी यहाँ पे घेरा भी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जब आप ना 15 दिन के बाद नहीं देख सकते हो तो यह जो है ना, इस रात को जो है ना अमावस्या की रात कहते हैं, यानी इसे अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, जब आसमान में ना पूरा साफ रहेगा एकदम से तो आप देख सकते हो आसमान को, उसका अवलोकन कर सकते हो, उसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हो उसका। ठीक है, आगे देखो क्या क्या कह रहा है, उसको हम लोग समझेंगे। ओके, एक सेकेंड, यहाँ तक तो हमने देख लिया था, उसके आगे देख रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। देखिए वाकई में एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज किया गया है कि आखिर हम लोग जो है दिन में, ऐसा डेज के टाइम पे ऐसा क्या होता है कि हम जो चांद रात में देखते हैं उसको दिन में नहीं देखते हैं। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि जब इसकी लाइट क्या कहता है कि जब सूर्य की लाइट बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, उस टाइम पर हमें ये तो दिखाई ही नहीं देगा ऑब्वियसली। आगे देखो क्या कहता है, स्टार्स इसलिए हमें दिन को नहीं दिखाई देता है क्योंकि सूरज की काफ़ी ज़्यादा लाइट होने की वजह से जो है ना उसकी लाइट को एकदम से नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं ना, राइट। यही चीज़ की जब हम दिन में बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश ना, काफ़ी तेज प्रकाश पड़ता है सूरज का, इसीलिए जो है ना इसको हम लोग दिन के समय नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे भी हमें याद रखना चाहिए कि खगोलीय पिंड क्या होता है। ये कह रहा है, इसको हम पहले लाइन कर देते हैं। अब देखिए ये कह रहा है इसमें कि जो भी चीज़, चाहे सूर्य हो या चंद्रमा हो या वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है, वो सभी को खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित मतलब रिलीज करते हैं। ठीक है, इन खगोलिक पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे भी याद रखिएगा। सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन इज ऑल्सो अ स्टार, यानी सूर्य भी एक तरह से क्या है, तारा है। ठीक है, तो जो भी खगोलीय पिंड है जो हमें आसमान में दिखाई देता है उसमें से कौन सा है, जो चमकती हुई तारे हो, चांद हो, या फिर रात के समय में जो भी चीज़ें हमें चमकती हुई दिखाई देती है आसमान में, ये सभी खगोलीय पिंड है। ठीक है, फाइन। अब हम लोग थोड़ा सा और इधर देखेंगे, आगे इसमें क्या कह रहा है इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, एक चीज़ को मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा। ये जो स्टार्स है, ये जितने सारे तारे हैं स्टार्स, ये सूर्य के समान है। क्यों है सूर्य के समान? क्योंकि दे हैव देयर ऑन लाइट। मतलब क्या कि ये जितने भी स्टार्स हैं ना आसमान में पाए जाने वाले, इनके पास खुद की रोशनी है, और इसी तरह से सूर्य के पास भी खुद की रोशनी है। मगर हम चांद की बात जब करेंगे तो चांद के पास खुद की लाइट नहीं है। अब सवाल आता कि जब चांद के पास अपनी लाइट नहीं है तो वो फिर कैसे हमें चमकती हुई दिखाई देती है। तो देखिए सूरज की ना रिफ्लेक्टेड लाइट जब इस पर पड़ती है ना, तो सूरज की जब लाइट इस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास पहुंचती है, जिसकी वजह से ये हमें दिखाई देता है। तो सूरज के पास
चांद के पास जो है ना अपनी लाइट नहीं है, लेकिन वही स्टार्स के पास अपनी लाइट है। इसीलिए ये जितने भी तारे हैं ना, स्टार्स है, ये सूर्य के ही समान है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स जितने दूर में हमारे पास सूरज है ना, जितने दूर में, इससे कई गुना ज़्यादा दूर में हमारे हमसे जो है ना वो क्या है, स्टार्स है। इसीलिए हम इनके लाइट्स को ज़्यादा हम तक हमारे पास पहुंच नहीं पाता है, और इनकी हीट भी हमारे पास ज़्यादा पहुंच नहीं पाता है। बस यही एक कारण है। आगे देखें, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। हाँ, डिस्टेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा छोटे दिखाई पड़ता है। फाइन, अब हम लोग इसके और आगे देखेंगे कि आगे और क्या कह रहा है। देखिए, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से दिखने पर सभी वस्तुएं कुछ दूरी से दिखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। जी, इसी तरह से रात्रि में आसमान की ओर दिखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जब आप आसमान की तरफ देखेंगे ना रात के समय, बहुत सारे जब तारे आसमान पे होंगे ना, आकाश में होंगे, तो आपको अलग अलग तरह की ना आकृतियाँ दिखाई देगी। कुछ आकृति एक तरह से कुछ जानवर की शक्ल में दिखाई देती है, कुछ आकृति एकदम एक लाइन पे लाइन बाय लाइन पे ऐसे ऐसे रहती है, कुछ आकृति एकदम अलग तरह की कुछ फूल जैसा बना के रखती है। मतलब हम लोग अपने मन में ना एक अलग तरह की आकृति को मतलब एक इमेज कर सकते हैं, वहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा आकृति बन पा रही है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो भी आकृति बन रही ना आसमान में, किसके हेल्प से, स्टार्स के हेल्प से, वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आगे देखिए, अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ये जो बिग बेयर है या फिर अर्सा मेजर, ये भी एक नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है, जो बहुत आसानी से हम सब उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। सप्तऋषि बोला जाता है जहाँ पर 7 स्टार्स एक ही लाइन पे हो। ठीक है, सप्तऋषि यानी सप्त को 7 बोला जाता है, और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का एक समूह है। ठीक है, 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यानी अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 पे दिखाया गया है, जिनको आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, वह आपको आसमान में और अधिक, एक सेकेंड इसको साइड करने दीजिए, अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। देखिए, आपको पहले हम यहाँ पर नक्षत्र मंडल को दिखाना चाहूँगा मैं, कि नक्षत्र मंडल का ये जो अर्सा मेजर का जो है ना, ये जो हम सप्तऋषि के बारे में जो पढ़े थे, 7 तारा, इधर देखिए, यहाँ से हम देख रहे हैं ना, ये तारा 1 2 3 4 5 6, ये 7। देखिए 7 तारों का ना ये एक समूह बना हुआ है। एक तरह से यहाँ देखें अगर हम लोग, तो एक आकृति बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। अगर नंबर में अगर इसको देखेंगे हम लोग, तो 5 जैसा दिख रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आप अगर और ऊपर देखेंगे तो देखिए एक लाइन पर सीधे का सीधे यहाँ से यहाँ तक पूरे का पूरे दिखाई देता है। और हम लोग अक्सर तौर पर देखेंगे तो ये जो 3 स्टार्स जो है, ये हमें अक्सर दिखाई देता है इसी तरह से। ओके, तो ये कुछ रहा स्टार्स के बातें। हमने नक्षत्र मंडल को भी देखा, अर्सा मेजर को भी समझा, जिसे बिग बेयर भी बोला जाता है। आज के वीडियो को हम यहीं तक रखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी ना हो जाए। इस जगह से हम लोग कल यानी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी जितने भी वीडियो होगी ना, मैं सीरीज वाइज इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप जाकर के आसानी से वहाँ पर प्लेलिस्ट जो बनी रहेगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से आप देख सकते हैं। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।